अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान सुल्तान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली का सफ़र। 2019 शुरू हुआ और मुझ समेत बहुत से लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन रखते हैं, जैसे कि मेरा इस बार का रेजोल्यूशन है कि मैं अपनों के साथ साथ अपने मुखालफिन के साथ भी रहम दिली से पेश आऊँगा और उनका मौक़िफ़ खंदा पेशानी से सुनूंगा। जवाब में कोई बदतमीज़ी नहीं करूँगा और किसी की कोई दिल आज़ारी नहीं करूँगा। काश के ऐसे ही रेजोल्यूशन की नीयत हमारे सियासतदान भी करते, क्योंकि नया साल सियासत में मजीद तूफान बदतमीजी लेकर आया। ताल्लुक चाहे किसी भी पार्टी से हो, जिस तरह की जुबान अब इस्तेमाल हो रही है ऐसे पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुई थी। आज भी वफाकी वजीर फैसल वाडा ने कुछ ऐसा ही किया। मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूं कि मुझे अगर एक दिन का नोटिस देगा कोई और वो भी जेल से मुजरिम आएगा या मुलजिम कह लें उसको, आपको वो आगे सवाल जवाब करेगा और हीरो बन के कहेगा ये भी हमने किया वो भी हमने किया, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने मैं नहीं दूंगा। तो तुमने सबसे पहले चोरी की है, तुमने सबसे पहले बेईमानी की है, तुम सबसे पहले फ्रॉड किया मुल्क के साथ, उसका जवाब दो और फिर हमें अपनी प्रोग्रेस बताओ। हमें तुम्हारी प्रोग्रेस पता है जब भी तुम आज जेलों के अंदर बैठे हुए हो। यूं तो बात बहुत सी है, लेकिन यहां मैं बात इसी हवाले से शुरू करूंगा। पहले अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराता चलूं। कराची स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून केसुमल खेलदास कोहिस्तानी साहब, बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है फ़हीम खान साहब ने, आप MNA हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। और पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर पीपल्स पार्टी बहरामंद खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फ़हीम खान साहब, आज अभी स्टेटमेंट आपने सुना वफाकी वजीर का, एक शोला बयानी अपनी जगह, लेकिन साथ साथ ये तूफान बदतमीजी जो हम देख रहे हैं, यही अल्फाज अगर पार्लियामेंट के अंदर बोले जाते हैं तो वहां पे इस्तेकाक मजरू होता है, वहां पे कार्रवाई से हज़फ होते हैं। लेकिन वही हमारे लीडर्स जो है, पार्लिमानी लीडर्स, बाहर आके इस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं। ये कैसी रविश है सियासत में जनाब? देखिए जी, सबसे पहले जो फैसल वाडा साहब ने कहा, क्योंकि देखिए ये पॉसिबल नहीं है कि किसी आप फेडरल मिनिस्टर को बुला रहे हैं, PAC कमेटी बुला रही है, वो भी मतलब एक दिन में, तो ये पॉसिबल नहीं था इतना शॉर्ट नोटिस पे ना, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। किस तरह वो आते हैं? उसकी बात नहीं हो रही। बात अगर वो कह रहे हैं कि मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ, मैं किसी का मुलाजिम नहीं हूँ, मैं इस चीज पे कह रहा हूँ, इस अल्फाज के ऊपर बात की जा रही है। इस्तेमाल नहीं सख्त लहजा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था जी, बिल्कुल फैसल वाडा साहब को ज़रा पोलाइटली बात करनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि जाहिर है देखिए एक पूरी हम देखें कि ब्रिगेड बाकायदा सियासी जमातों के अंदर है और पहले भी सियासतदान हुआ करते थे, मुखालफिन पहले भी थे, हुस्ब इख्तलाफ पहले भी हुआ करता था। नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब को गालिबन हमारे आज के पॉलिटिशियन जो है वो भूल गए किस तरीके से क्या उनका तर्ज सियासत था। इसी तरीके से बहुत सारे के राजा जफरुल हक साहब हैं और सरताज अजीज साहब हैं, ये वो लोग हैं जो कि बाकायदा एक संगे मील है पाकिस्तान की सियासत में। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब जो है एक बयान दागते हैं, उसके बाद तलाल चौधरी पहले हुआ करते थे, दानियाल अजीज हुआ करते थे, क्या एक तूफान बदतमीजी जो है वो अदालतों के बाहर होता था, सब आपने देखा। अब फैसल वाडा साहब उसी ब्रिगेड में शामिल हैं, फयाजुल हसन चौहान साहब को आप सुनते रहते हैं, फवाद चौधरी साहब को आप सुनते रहते हैं, ये और शेख रशीद साहब भी एक सीनियर पॉलिटिशियन, वो भी अब इस तरह की कहीं ना कहीं बातें आ जाती हैं। तो ये क्या सूरत हाल है? ज़ाहिर है कि बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देती हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है। खेलदास साहब, आपकी तरफ आऊँगा, जो मैंने बात की आप इससे मुत्तफिक है कि नहीं है? बात ठीक है कामरान साहब, और मगर इमरान साहब, सॉरी इमरान सुल्तान साहब, मैं समझता हूँ कि अलमिया ये है कि लोग छोटे हैं, ओहदे बड़े हैं, इनको अचानक से हुकूमत मिल गई है और इन बड़े बड़े ओहदों पे आके ये बैठ गए। ना इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना इन्होंने कोई तकलीफ देखी है सियासत में। सर, 4 नाम तो मैंने आपकी पार्टी के भी गिनवा दिए। इनको अगर नई हुकूमत मिली है तो वो तो पुरानी हुकूमत। राना सनाउल्लाह साहब हमेशा अपने मौक़िफ़ जो है वो एक डट के देते हैं और वो इखलाक के दायरे में, और इसके साथ ही उसके दलील होता है। इनका ना दलील होता है, इनका ज़ाहिर है जब ये अगर कोई जुमला बोले कि मुंह से बदबू आती है, बदबूदार, ये कल्चर PTI ने मुतारिफ करा है, धरने से लेकर कंटेनर से लेकर इनका कायद जो है, जो इस वक्त बदकिस्मती से वजीर पहले बात कर लूं सर, मैं अगर PTI
ने ये कल्चर मुतारिफ कराया है, तो इतने सीजन पॉलिटिशियन, शेख रशीद साहब, राना सनाउल्लाह साहब, इतने पुराने मंझे हुए सियासतदान ऐवान में सबसे पुराने लोग हैं, वो भी पीटीआई के रंग में रंग गए। देखिए ऐवान में तो ये आते नहीं है, पहली बात ये, ना इनका वजीर आज़म न आते ना मुशीर आते हैं। आप देखें क्या पार्लियामेंट को इन्होंने इज्जत दी है। इन्होंने इमरान खान साहब ने कहा कि मैं बरतानिया की तरह वेडनेसडे को आऊंगा, पार्लियामेंट को जवाब दूंगा। उस चीज के ऊपर बात नहीं कर रहे ना, देखिए खिलदार साहब उसके ऊपर आएंगे, बात उसकी नहीं है। बात सिंपल यहाँ पे है कि हमारे सियासतदानों में वो इखलाकियात कहाँ गई। शोला बयानी एक और चीज होती है और तूफान बदतमीजी एक और चीज होती है। मैं यही कह रहा हूँ कि इनका कोई सियासी कदबुत फैसल वाडा हो या इस किस्म के जो चौहान साहब, इनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है। ये सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अपोजिशन या जमहूरियत पे हमला करके, या आजकल जो उन्होंने नया ट्रेंड जो बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं कि सिंध के वसाइल पे, सिंध पे हमला करते हैं कि सिंध का पानी बंद कर देंगे। देखिए वो सारी चीजें देखिए हम ये तब्दीली के सारे प्रोग्राम इमरान साहब हमने इस शहर ने नस्ली और लसानी सियासत से खात्मा हुआ है, ये शहर पुरअमन हुआ है। नवाज शरीफ ने इस शहर को पुरअमन किया है। क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? एक नया खेल खेल रहे हैं जो नफरत के बीज लगा रहे हैं। ये मैं समझता हूं कि ये ठीक है देखिए पे हमला कर खेलदार साहब बड़ी इल्तिजा है आपसे। मैं सिंपल सी एक बात कर रहा हूं कि यहां पे सियासतदानों की जो रविश है, उनका जो तर्ज तकल्लुम है, तर्ज सियासत है, गुफ्तार है, नशिस्त बर्खास्त है, इसके ऊपर मैं बात कर रहा था। मैं ये बात नहीं कर रहा कि जनाब 18वीं आईनी तरमीम जो है उसको बुलडोज करने की कोशिश की जा रही है या कुछ और कोशिश की जा रही है। बहरामंद साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, सेनेटर हैं जी। बहरामंद साहब आप फरमाइएगा, जो इस वक्त बात हम कर रहे हैं कितनी जरूरी है, क्योंकि जब डिफाइनिंग मोमेंट पाकिस्तान की सियासत के लिए कहते हैं तो सियासी कल्चर के लिए भी होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब मेरे 38 ईयर्स मेरे पॉलिटिकल कैरियर है। 1980 में मैं पीपल्स फेडरेशन का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शाख का मैं प्रेसिडेंट था कॉलेज का। मैंने 38 साल कैरियर में एक जमात की दो शक्लें नहीं देखी थी, अपोजिशन में और हुकूमत में। जब पीटीआई अपोजिशन में थी तो सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान जो उस वक्त अपोजिशन में थे, तो उसने कंटेनर पे खड़े होके जो पाकिस्तान की लीडरशिप के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जो शेख रशीद के बारे में इस्तेमाल किए हैं, जो चौधरी परवेज़ इलाही के बारे में इस्तेमाल किए हैं, जो MQM के बारे में, जो मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में, जो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में, जो नवाज शरीफ के बारे में, और रिकॉर्ड पे हैं और वो तकारीर आज पूरी दुनिया देखती हैं। तो उस वक्त अपोजिशन का जो रोल उसने प्ले किया है पाकिस्तान की सियासत में छोटे बड़े की आदाब को और सियासी कल्चर को उसने नेस्तनाबूद किया है। लेकिन जब ये हुकूमत में आए तो हम ये समझते थे कि चलो एक जाली मैंडेट के जरिए सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन गया, लेकिन इनको होश आ जाएगा कि अभी हम हुकूमत में हैं और हमें तहम्मुल और बुद्धबारी से काम लेना चाहिए। इसलिए कि तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप ने पार्लियामान के फ्लोर से कहा कि आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं, आप बिल ले आए मुल्क के लिए, आवाम के लिए। लेकिन आपने 5 महीनों में देखा कि इनके वो जो मासूम वजीर है, जो दोस्ती निभाने के लिए उनको वजारतों से मुस्तफीद की और दोस्ती की बुनियाद पर उनमें वजारती तकसीम की, आज वो जो लहजे इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने बार बार कहा कि आप अपोजिशन में हैं, आप हुकूमत में हैं, अपोजिशन में नहीं हैं। तो ये कहते हैं नहीं नहीं हम अब हुकूमत में हैं। 15 दिन पहले फवाद चौधरी ने एक्सेप्ट की इस बात को कि हाँ हम अभी तक अपोजिशन मोड में थे और अभी हम हुकूमत में आने की कोशिश करेंगे। इमरान साहब, मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद बीबी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नफरत की सियासत खत्म करने के लिए इमरान नियाजी को पहली तकरीर में कहा था। हम सियासत में आदाब को मद्देनजर रखकर सियासत करना चाहते हैं। पीटीआई के लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन लेना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि इस वक्त हम हुकूमत में हैं और हुकूमत में ऐसे अल्फाज आप लोग क्यों नहीं समझते कि अब जो है वो कंटेनर से बाहर आ जाए, अब आप लोग हुकूमत में हैं, अब बुर्दबारी वाली बात होनी चाहिए। मुझे सर वजीर आला साहब है
मुराद साहब, कल का उनका स्टेटमेंट देख ले, वो क्या कह रहे, कुत्ते की दुमे और सीधी नहीं होगी, मतलब इनके ये मैं तस्करे में मुशाहिदुल्लाह साहब है, ये सारी आप देखिए तारीख पड़ी हुई पूरी इनकी। सर नून लीग वाले बात करते, नून लीग ने वो भूल गए मेरे ख्याल से, ये सेनेटर साहब जो बेनजीर के साथ किया इन्होंने, राना सनाउल्लाह ने क्या किया आप समझ गए, बेनजीर ने राना सनाउल्लाह को इस चक्कर में हटाया। अच्छा, अब ये सारी चीजें हुई तो इसका मतलब है कि हम इसको आगे लेके चलेंगे, वो जो लेगेसी थी पाकिस्तान ये रवायात जो मैं बताना चाह रहा हूँ, नहीं जो चले गए उनकी लेगेसी ये थी, ये गलत से आगे लेके चले नहीं। बिल्कुल तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पढ़े लिखे लोग हैं जी, बिल्कुल ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए और इंशाल्लाह ख़त्म करके दिखाएंगे। जिस तरह बात यह है कि मुझे आप सिंपल बताएं ना, अब इनके पास सिर्फ यही चीज़ें बची हैं, इसके अलावा कोई बाकी चीज़ें नहीं बची। आप अगर तारीख उठा के देखेंगे, तारीख गवाह है कि नून लीग ने क्या किया, पीपल्स पार्टी ने क्या किया, ठीक है। अब अगर ये आज फैसल वाडा साहब ने किया, आप ये देखें कि एक साफ़ी के साथ भी थोड़ी सी तल्ख कलामी हो गई थी, उसके बाद उसी टाइम उन्होंने माजरत भी की। मुझे बताया कि इससे पहले क्या होता था, इससे पहले तो धमकियां देते थे साफियों को, और इससे पहले तो हमने ये भी देखा है कि पहले थप्पड़ मार दो हमले हुए कर ले। आप ये कहते हैं पहले थप्पड़ मार के फिर माजरत कर ली, माजरत भी कर ली। सर मैं मिनिस्टर की बात करूं, फेडरल मिनिस्टर ने माजरत की, कितनी दफा माजरत की आप बताएं। तो फेडरल मिनिस्टर भी एक इंसान है ना, फेडरल मिनिस्टर भी सर एक इंसान है, कानून और इखलाक के ऊपर तो कोई भी नहीं ना, चाहे वो फेडरल मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो। सर इससे पहले तारीख है, इससे पहले अगर किसी मिनिस्टर से उसके तबीयत के अलावा कोई सवाल किया जाता था, वो तो टीवी चैनल पे हमले करवा देते थे। क्या आप वो चीजें भूल गए? नहीं तो क्या टीवी चैनल ने छोड़ दिया ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों के खिलाफ रिपोर्टिंग नहीं हुई, उनको आईना नहीं दिखाया, टीवी चैनल ने दिखाया आईना ऐसे लोगों को। जी जी बिल्कुल, हम तो ये चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि खत्म होना चाहिए, ये सियासत नहीं होनी चाहिए, अब खत्म होना चाहिए, पढ़ा लिखा माशरा होना चाहिए। अब ये बताइए कि ये बताइए कि इस वक्त जो एक आम सोच है कि आप लोग अभी तक कंटेनर से नहीं उतर पाए। बाबा कंटेनर से कब उतरेंगे? बैरामन साहब भी यही कह रहे हैं कि अभी तक आप लोग कंटेनर से नहीं उतरे। ये जो एजिटेशन वाली सियासत है, मतलब फेडरल मिनिस्टर जो है उसकी एक स्पीच और जाहिर है कि वो भी अगर किसी के लिए बात कर रहे थे तो उस शख्स के लिए कर रहे थे कि जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, और आपके उस लीगल सिस्टम को फॉलो करते हुए आपने उसको जो है वो चेयरमैन एपीसी बनाया। कहीं बाहर से तो इंपोज नहीं किया ना, आपकी जो लीगल पैरामीटर्स है उन्हीं के अंदर से आया। नहीं बिल्कुल जी, देखिए बात यह है कि जो उनका लेजा था उस पर तो मैं पहले ही कह चुका हूं आपसे कि नहीं होना चाहिए था इतना सख्त लेजा फैसल साहब का, बट ठीक है जी। नोटिस उनका जो शॉर्ट नोटिस था उस पर उन्होंने एतराज़ किया कि नोटिस बहुत शॉर्ट है, और बिल्कुल जो पीएससी के चेयरमैन अगर बने मेरे ख्याल से वो बिल्कुल पेश भी होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है। व्हाट अबाउट आपके फयाज हसन चौहान साहब जो है वो मेरे ख्याल से जब भी उनके कोई ना कोई गुफ्तगू इस तरह से होती है, मीडिया टॉक्स होती है, तो वो जाती हमले जो है वो बड़े होते हैं लोगों के ऊपर। ये इस चीज को आप लोग महसूस करते हैं? इसके आप मतलब जब 5 साल बाद हुकूमत से आप हटेंगे, थोड़े से पांव जमीन पे आएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि हाँ यार कुछ गलतियां हमसे हुई थी? नहीं देखिए, पहले मैं तो ये चीज़ कह चुका हूँ कि कोई भी देखिए किसी भी जमात से हो, अगर कोई सख्त लेजा यूज़ करता है मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए जी। अगर किसी में कोई कमी कोताही है तो बिल्कुल बोले, हम तो वो सियासत नहीं करते जो माजी में रह चुकी है, जो माजी में ये 2 जमातें कर चुकी है, हम वाला सियासत नहीं करना चाहते। ठीक है। अब ये ज़ाहिर है कि एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन के हवाले से बात कर रहे हैं, तो तीनों जमात के तीनों रहनुमा तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जनाब खेलदास साहब, क्या आप आज ये अहद करेंगे कि आप कम से कम जो है इस तरह का बर्ताव किसी के साथ नहीं करेंगे? न्यू ईयर रेजोल्यूशन में एक एमएनए होने के बावजूद भी आप इखलाकियात का जो है भरम जो है वो कायम रखेंगे? देखिए, पहली बात मुझे फ़हीम साहब का आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा था, जो मैं समझ सका हूँ कि जो मुशाहिदुल्लाह खान साहब की इसने बात की। आप देखें, मुशाहिदुल्लाह खान साहब बड़े धीमे अंदाज से बोलते हैं, शेर व शायरी और उसके हबीब जालिब की, फैज़ अहमद फैज़ की, आप उसकी गुफ्तगू में देखें, मगर मलंगा वही बात है। अच्छा, जब मुशाहिदुल्लाह साहब पे झूठे इल्ज़ाम लगाए गए, उसकी फैमिली पे इल्ज़ाम लगाए गए, वो भी एक फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी की जानिब से, फिर उसने माजरत की, आपके माफ़ी मांगी, मतलब गलत, जो माफ़ी मांगने वाला गलत था। तो मैं समझता हूं अगर मेरे कायदीन पे, मैं किसी टॉक शो में बैठा हूं, किसी पार्लियामेंट के अंदर बैठा हूं, अगर मेरे कायदीन मेरे लीडरशिप के खिलाफ गाली देंगे
तो मैं भी एक इंसान हूं, मुझे भी उनसे, मेरे क़यादत से, मेरे लीडरशिप से मेरा जज्बाती लगाव है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मैं आपको बताऊं, सुनो एक सेकंड, क्या लीडरशिप भी पसंद करती है ऐसे लोगों को जो जरा आके और इस तरह की बातें करें? क्योंकि हमने हर पार्टी में अब देखा है कि ये जो ब्रिगेड है ये बड़ी आगे आगे, तो क्या लीडरशिप भी पसंद करती है ऐसे लोगों को जो आके अपना मौक़िफ़ इस तरीके से बयान करते हैं दूसरों के सामने? इमरान सुल्तान साहब, मेरे कायद, मेरे लीडर नवाज शरीफ साहब हमेशा शाइस्तगी और बड़े तैमुल वाले और बर्दाश्त, उनके खिलाफ जो उन्होंने 2.5 साल से मीडिया ट्रायल किया है, जो पीटीआई ने, इनके कायदीन ने जो बात की है, इमरान खान साहब उसके ज़ाती ज़िंदगी जितनी बात की, नवाज शरीफ के कभी मुंह से आपने कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने हमेशा हमें ये दर्ज दिया, हमने सीखा है उनसे। मगर जब बात जो है तीर निकल जाता है, जब ये कंट्रोल से जब बात होती है तो ऐसे मामला होते हैं। नहीं करते ना, नवाज शरीफ साहब खुद नहीं करते, किसी को इजाजत देते हैं ना ही कभी। कैसे अगर इजाजत नहीं देते तो भाई दानियाल अजीज साहब जो है वो कैसे कर देते थे? दलाल चौधरी साहब जो है वो इतना मीडिया पे कभी भी इन लोगों ने गालियां नहीं दी जिस तरह ये देखें, जब मेरे पे मेरी जात पे हमला होगा मैं उसका जवाब दूंगा, सीधी सी बात है, उसी जबान में मैं जवाब दूंगा। मगर ये देखें इनके लीडरशिप, इनके वज़रा पार्लियामेंट के अंदर क्या बोलते हैं, चोर, मतलब कोई ऐसी गाली नहीं छोड़ी इन्होंने जो नहीं दी हुई, फिर भी हमने बर्दाश्त का दामन नहीं छोड़ा है। मगर मैं समझता हूं एक कारकुन, एक फॉलोअर कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सोशल मीडिया पे इनकी जो देखें, इनके जो ट्वीट्स हो या जो भी ये रखते, जो उन्होंने तरबियत की है अपने वर्करों की, जो अपने कायदे, बड़ी जरूरत है, बैरमन साहब, जाहिर है कि इस वक्त आपने जो है ये बात की, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जाहिर है कि आपकी अपनी पार्टी में हम देखते हैं कि एक जो हार्ड लाइनर है, जो हार्ड लाइनर जो होते हैं वो मतलब क्यों होते हैं हार्ड लाइनर? सियासत में ऐसा क्या है, रविश क्यों बदली? मुराद अली शाह साहब हैं, मुर्तजा वहाब साहब हैं, चांडियो साहब जो है कल उनको भी सुना लोगों ने, तो ये कौन सी रविश है? पीपल्स पार्टी की तो लेगेसी इस तरह की नहीं थी, शोला बयानी एक अलग चीज, लेकिन अल्फाज इस तरह का लबो लेजा बिल्कुल अलग है। देखिए इमरान साहब, मैं आपको एक बात बता दूं कि शहीद बीबी ने हमारी पॉलिटिकल एजुकेशन की है और हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि शाइस्तगी पाकिस्तान सियासत में शाइस्तगी एक ऐसी चीज़ है कि ताकि आपको ये पता चलते आवाम को एक मैसेज जाता है कि इस पार्टी में जो लोग हैं वो पॉलिटिकल विजन रखने वाले लोग हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप अपोजिशन में होते हैं तो अपोजिशन के लोग हमेशा हुकूमत पर क्रिटिसिज्म भी करते हैं और हुकूमती वज़रा को, उनको, उनके कारनामों को या उनकी डीड्स को या उनके उन किरदार को क्रिटिसाइज करते हैं जब वो मुल्क और कौम के मफाद में ना हो। लेकिन हमने 38 साल सियासी कैरियर में हमने कभी ये नहीं देखा है कि पार्लियामान के फ्लोर पर हुकूमती वज़रा आके वो अपोजिशन को गाली दे दे। मैं समझता हूं कि चांडियों की बात आपने की, मुर्तजा वहाब की बात की आपने, वो एक मुर्तजा एक बैरिस्टर हैं, चांडियो साहब एक पॉलिटिकल लीडर हैं, लेकिन कल जो पीटीआई का एक बच्चा हुरम शेर जमान साहब ने और फिर फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी, मुराद सईद साहब भी है, हुरम शेर जमान भी है, मुराद सईद भी है। मैं बता रहा हूं, जब उसके अपोजिशन लीडर ने गवर्नर राज की बात की, जब हुरम शेर जमान ने कहा कि जैसा भी हो, जिस रास्ते से भी हो, हम 5 साल इंतजार नहीं कर सकते, इसके हुकूमत को गिराएंगे। तो जब ऐसी बातें हुकूमत के सर पर आती हैं तो अपोजिशन का, उस पार्टी के जिम्मेदारों का ये हक बनता है कि उनको शीशा दिखाएं और उनको ये दिखा दें कि जब आपकी मरकज में 5 एमएनए से और पंजाब में 4 एमपी से हुकूमत बनी है तो फिर आप अपनी हुकूमत की फिक्र करें। ठीक है, एक ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद भी प्रोग्राम जारी करेंगे एहतिसाब की, और उसके बाद DGISPR का एक अहम इंटरव्यू उसके हवाले से भी बात करते हैं। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि फौज में एहतिसाब का निज़ाम बहुत सख्त है, हमारा इदारा ही हमारा एहतिसाब करता है, अगर हम में से कोई भी अवामी ओहदे पर होगा तो उसका एहतिसाब भी वैसा ही होगा। पाकिस्तान आर्मी का एहतिसाब का निज़ाम आधा भी दीगर महकमों में आ जाए
तो हालात बड़े बेहतर करेंगे। लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे आज वो बयान जो कि पाकिस्तान के तमाम न्यूज चैनल में हेडलाइन रहा, और वो बयान था एक नाखुशगवार वाकया जो कि पेश आया। फैसल वाडा साहब वफाकी वजीर आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और फैसल वाडा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले जानना चाहेंगे ये क्या नाखुशगवार वाकया था जिस पर सहाफी बिरादरी जो है वो आपसे नाराज भी हुई, गो कि आपने उनसे जो है उस पर एक्सक्यूज भी किया, लेकिन एक जो सवालिया निशान यहां पे उठा कि पाकिस्तान में अब ये किस तरह की तर्ज सियासत है, वो तर्ज तकल्लुम किस तरह का है, सियासी लोग जो हैं इतने हार्ड लाइनर क्यों हैं, इतनी हार्श जुबानी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। फैसल वाडा साहब। शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो एक मैंने किसी से कोई गाली दी, ना कोई बदतमीजी की, और मैं आपको याद दिलाऊं कि नून लीग के दौर में इसी मीडिया को मारा पीटा भी गया, इसी मीडिया को बाहर फेंका गया, इसी मीडिया से बड़ी किस्म की चीजें हुई जो नामुनासिब उस वक्त हम भी कहते थे और मैं आज भी कहता हूँ। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, ना नामुनासिब जबान इस्तेमाल की। मैंने जरूर ये कहा कि आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। अगर आप या कोई और होता तो मैं माइक हटा देता और मैं आपको जवाब दिला देता। अब ये बात इतनी बड़ी थी नहीं, मैंने कहा ठीक है, अगर आपको फिर भी बुरी लगी मैं माजरत खाऊं, और अगर मैं गलत साबित हो जाता हूँ या गलत कर बैठता हूँ तो मैं उसकी माजरत कर लेता हूँ। मुझे कोई शर्म नहीं है। माजरत करने वाला आदमी अल्लाह के नजदीक पड़ा है। नहीं बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात ये कि जब आपसे हमने पूछा तो आपने पिछले खाते खोल दिए, माजी के खाते और एक सवाल के जवाब में आपने ये कहा कि अगर आपकी बुजुर्गी का लिहाज नहीं होता या ऐसा कुछ था तो मैं आपका माइक हटा देता। मतलब आपसे एक सवाल किया जा रहा था, ऐसा क्यों हुआ फैसल साहब? उसका पस मंजर है। जी, मैं वही जानना चाह रहा था। वो पस मंजर ये है कि आप कोई भी मीडिया किसी भी चीज को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए दोनों तरफ की खबर लेता है और फिर फैसला करता है, और आपका एनालिसिस आपकी मर्जी का होता है। आप कुछ भी मेरी बात को माने ना माने वो आपका मौक़िफ़, वो आपका राइट है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप वन साइड स्टोरी चला लें, और वन साइड स्टोरी चला के मुल्क का डैम जो मुल्क की तकदीर बदलने जा रहा है, वो मेरी तकदीर बदलने नहीं जा रहा है, मुल्क का तकदीर बदलने जा रहा है, हम सबकी तकदीर बदलने जा रहा है, वो पाकिस्तान के लिए हो रहा है। आप उसके लिए कॉन्ट्रोवर्सीज के पेपर्स पे खबरें छाप रहे हैं गलत चीजों के ऊपर, और उसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ। बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझसे मेरा मौक़िफ़ लें, आप मेरा मौक़िफ़ नहीं लेते, आप फिर वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंट्रोवर्सी खड़ी करने की बात करते हैं। तो मैं आज पे भी जगह बता रहा हूँ कि ये डैम सब उल्टे भी हो जाए तो डैम नहीं रुकेगा अल्लाह के हुक्म से। डैम तो बनेगा ही बनेगा। इसको बहुत सारे सियासी लोग भी रंग दे रहे हैं, बहुत सारे और लोग भी रंग दे रहे हैं, और मेरा बिल्कुल भी तरीकेकार और जिंदगी के अंदर वे ऑफ लिविंग बदतमीजी का है ही नहीं। मैंने रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट हमेशा बड़ी इज्जत की है। क्रिटिसाइज अगर उन्होंने किया है और मेरी जिद को ठीक किया है, मैंने वो भी माना है, एक्सेप्ट किया और आगे भी करूंगा। अच्छा, आपने डैम की बात की। नदीम अफजल चंद आपकी अपनी पार्टी के रहनुमा हैं। आज जो हमारी आसमा शिराजी हैं उनके प्रोग्राम फैसला आपका में वो आज मौजूद थे, और वहां पे उन्होंने कहा कि ये ठेका जो दिया गया है डेस्कॉन को वो उनकी नजर में ठीक नहीं है, सही नहीं है। जब बात होती है नवाज शरीफ और उनके बच्चों के हवाले से, तो यहाँ पे भी ये अब्दुल रज़ाक साहब जो है उनके बच्चों को ठेका नहीं दिया जाना चाहिए था। कानून के ऊपर भी अखलाकी समझ लें कि उनके ऊपर भी लागू होना चाहिए था, और वो इसका दिफा नहीं करेंगे। तो ये तो आपके पार्टी के अंदर की सोच है फैसल साहब। देखिए जी, अगर नदीम अफजल चंद साहब ये बात कह रहे हैं तो नदीम अफजल चंद साहब ना तो अदलिया है, ना ही वो FI है, और ना ही वो नैब है। वो अपना मौके अपने साथ लेके चल रहे हैं, उनकी मर्जी है। वो एक हमारी पार्टी में भी रिसेंटली इंटैक्ट हुए पीपल्स पार्टी से, और उनका मौके उनकी मर्जी का है, वो जो भी कहना चाहते हैं कहते रहे। मैं तो आपको बड़ा ओपन कह रहा हूं, मैं अभी आपके प्लेटफॉर्म पर। लेकिन सर, अगर अभी आपकी पार्टी में अभी आए तो होलसेल आ गए ना, आप तो हाफ हार्टेडली तो नहीं है ना, वो पूरी पार्ट एंड पार्सल अब हो गया ना आपकी पार्टी का। सर वो कह रहे हैं ना, मैं इसका दिफा नहीं करूंगा। तो मैं आपसे सवाल करूंगा ना इमरान साहब कि अगर आप दिफा नहीं करेंगे तो आपके पास जो इदारे हैं, मैंने तो कहा आपको मैं वेलकम करता हूँ, आप 5 लाख लोगों को लेके आ जाए और हर चीज चेक करें, उसका तरीका है ना। अभी आप मुझे वो सिर्फ एक रीजन दे रहे हैं, वो उस फाइन लाइन को बता रहे हैं फैसल साहब, उस फाइन लाइन को बता रहे हैं, वो जो चाइनीज वॉल है वो उसको बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? इमरान साहब, मैं आपको वहां भी करेक्ट करूँ, आप सवाल करना, आपका हक है, जवाब देना मेरा फर्ज है। बिल्कुल। अब मैं आपको उसका बताता हूँ कि ये जब कॉन्ट्रैक्ट फिट हुआ तो ना हमारी हुकूमत थी, ना वो मुशीर थे, ना मैं वजीर था, ना इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे। ये 2017 से कहानी शुरू हुई, 2018 जून में सबमिशन हुई, हम अगस्त में आए,
उसके अंदर डिसाइड करने वाली बॉडी ना प्राइम मिनिस्टर है, ना मिनिस्टर है, ना वापडा का चेयरमैन है। उसको डिसाइड करने वाले नेस्पा के जो एक्सपर्ट है, जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, उसके साथ 2 फॉरेन कंपनीज हैं। उन्होंने बिडिंग को जांचा, पड़ताल किया और उसके बाद अवार्ड करने के लिए आगे ओपन टेंडर खुल गए। अब अगर एक कंपनी क्वालिफाई नहीं करती और उस कंपनी ने इसके अंदर बिडिंग की थी जो हमारी हुकूमत से पहले थी, इसका मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? इसको कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? आप आज एक काम कर रहे हैं जिसका आपको पता ही नहीं है कि अगले 2 साल बाद आपका बेटा वहां का वजीर बन जाएगा, तो मैं कहूँगा आपने गलत काम किया था। लेकिन फैसल साहब, आप नहीं समझते कि अदलिया में हम इस तरह की केसेस देखते हैं कि बहुत से उसमें हमने देखा कि बेंच जो है वो टूट जाते हैं, बेंचेस टूटते हैं, जो जजेस हैं वो माजरत कर लेते हैं और बताते हैं कि एक हिस्ट्री ये रही है तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मैं उसका हिस्सा, बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। ऐसे केसेस अदलिया में तो देखने में आए, फिर तो वहां पे भी नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर मेरी वजारत में मेरे रिश्तेदार, मेरे जानने वाले को कोई बिजनेस मिल जाता है, वो तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं आज आपसे कह रहा हूँ कि आज आप मेरे साथ शो कर रहे हैं, 2 साल के बाद आपका बेटा, आपका भाई कोई सी वजारत में कोई बिजनेस कर ले, तो मैं कहूंगा कि वो आपने मेरा शो किया था, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट मिला। फैक्ट तो फैक्ट ही रहते हैं ना, और फैक्ट को जांच पड़ताल करने वाले आप। तो इसको फैसल साहब शायद मैं आपके सामने सही नहीं रख पा रहा, मैं ऐसे इसको लेके चलता हूं कि इसहाक डार साहब के ऊपर ये इल्जाम था ना, वजीर खजाना थे और बाद में कहा कि वजीर खजाना वो थे और पैसे जो है उनके बेटों के बन रहे थे। तो क्या आज अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब जो इस वक्त मौजूद हैं, इतनी बड़ी पोजीशन में मौजूद हैं, और आज अगर कोई बेनिफिट्स होगा तो आगे चल के ये चीज नहीं होगी कि उनकी पोजीशन को देखते हुए ये उनके फैमिली को, ये तो ओहदे के बाद तो दोबारा डेस्कॉम में चले जाएंगे ना, पैसा तो फिर मिल जाएगा उनको वहां पे बना हुआ। इमरान साहब, आपने मेरे ही सवाल जो करे थे उसका जवाब भी आपने बहुत दे दिया। आज की बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हाँ। अगर आज ये काम होता तो ये बिल्कुल आपका सवाल जायज था, इस पे आपकी आवाज उठाना भी जायज। सर, ठेका अभी दिया गया, बिडिंग पहले थी, ये जो गेन्स होंगे ये आगे चल के किस तरह से जस्टिफाई होंगे? बहरहाल इसके ऊपर तो सिर्फ बात हो रही है ना, अभी तो सिर्फ इसके ऊपर बात हो रही है, ये कहीं चैलेंज तो नहीं हुआ ना, ये तो बात हो रही है खाली। तो बात में आप इतना जो है गुस्से में आ गए सर? नहीं इमरान साहब, मैं आपके साथ गुस्से में आया? आप तो दोस्त हैं, आप तो हमसे दोस्ती है सर आपकी। नहीं इमरान साहब, मेरी सबसे दोस्ती है। मेरे लिए आप भी काबिल इज्जत है, मेरे लिए मीडिया के सारे रिपोर्टर्स भी काबिल इज्जत है, मेरे लिए हर आदमी काबिल इज्जत है, जो मेरे खिलाफ है वो भी काबिल इज्जत है। मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूँ कि आप मेरा मौक़िफ़ भी ले रहे हैं, अपना सवाल भी करें, ये तरीका होता है। ठीक है, आप वन साइडेड शो कर दें, ठीक है, आप हर चीज को रॉन्ग साबित कर दें। अच्छा, जिसकी मिनिस्ट्री उससे जवाब ना दे, कोई टेक्निकल एनालिसिस ना करे, कोई कागजी कार्रवाई देखने को तैयार ना हो, तो मैं फिर कहूंगा ना कि सर, या तो फिर आप इस डैम को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, मुल्क को धक्का दे रहे हैं, या आपका जाती को इंटरेस्ट है, या किसी ने आपको पीछे लिफाफा लगा। यही मैं सोचूंगा ना, मैं इंसान हूँ। ठीक है, बहरहाल ये आपका अपना ज़ाहिर के एक ओपिनियन है, एक व्यू है, और बहुत शुक्रिया कि आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद रहे इस प्रोग्राम में और अपना जो नुक्ता नज़र है वो वाज़ेह किया। तो नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद डिस्कशन को मज़ीद आगे लेके चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। थोड़ी देर पहले मेजर जनरल आसिफ गफूर DGI-SPR का स्टेटमेंट भी आपने सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि फौज में एहतसाब का बड़ा सख्त निज़ाम है और इसका आधा निज़ाम भी जो है हमारे दूसरे इदारों में आ जाए तो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएंगे, काफ़ी हद तक सुधार हो जाएगा। इस वक्त इसी बुनियादी सवाल को आगे लेके चलता हूँ और पूरा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। खेलदास कोहिस्तानी साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक हमारा फौज का एहतसाबी अमल है और जो इंतहाई सख्त है, दूसरा एक हमारा इदारा कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब का है, जिसमें कहा यह जाता है कि सियासी जमातें जो हैं उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करती हैं और एक अगर फंसता है तो बाकी सब जो है वो दूसरी तरफ जाके बैठ जाते हैं। ये ऐसा क्यों है सर? देखिए, ये नेब ने और हुकूमत ने इसको मशकूक बनाया। जो इस वक्त एहतसाब का अमल चल रहा है, जो एक सिर्फ पहले PMLN के साथ, अभी दूसरी जमातों के साथ शुरू हुआ है, अगर जैसे आसिफ गफूर साहब ने का वाज़े कर दिया है, अगर आज मुशर्रफ का भी एहतसाब हो जो इस मुल्क का आइन तोड़ के चले गए हैं, उसको उससे पहले सर कता कलामी होगी, लेकिन सैफुर रहमान साहब जो है उनकी भी एक तारीफ थी ना, एक पूरी तारीख रही है नैब के हवाले से। बिल्कुल, देखें हमने जो COD साइन किया था, हमने तलख तजर्बात और गलतियों से सीख कर ये हमने आगे बढ़े थे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ साहब, तो हमने सीखा है। मगर आज जो तीसरी पार्टी आई है उसको कुछ पता नहीं है।
हम समझते हैं कि अगर मुशर्रफ का एहसाब हो, अगर जैसे आजकल ये बड़ा इन्होंने हाइप की है कि मुराद अली शाह रिजाइन दे, जैसे PMLN की जब हमारी हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब के लिए इमरान खान धरनों से लेकर दोनों जेब में जो इस्तीफा मांग रहा था नवाज शरीफ साहब से, अगर आज इमरान खान साहब ये एक ट्रेंड सेट कर दें कि उनका जो वजीर आला KPK है उसकी वो भी नेब में पेशियां भुगत रहा है, अगर उसकी रिजाइन ले ले, अगर वजीर दिफा खटक साहब है उसके भी केसेस चल रहे हैं, इसके खुद के केसेस चल रहे हैं, अगर इन 2-4 मिसाल कायम कर दे तो हमें समझ में आता है मुराद अली शाह साहब से भी रिजाइन मांग ले। अगर इखलाक सिर्फ आप जवाब बनाते हैं कि अपोजिशन को कुचलना है, एहसाब उनका करना है, तो ज़ाहिर है ये अब तो पाकिस्तान का बच्चा कह रहा है कि ये जो PMLN की लीडरशिप के साथ हो रहा है ये एक अन्ना है, ये इंतकाम है। और इमरान खान साहब इस वक्त चाहते हैं कि अपोजिशन अडियाला जेल से चले या अलकोट लखपत से चले, वो नहीं चाहते कि कोई मेरे से सामने बात करे, कोई सर उठाए। मैं कहता हूं कि इनको हुकूमत मिली है, जैसे आपने इंट्रो कहा है कि हुकूमत ये समझ ले कि हम इक़्तिदार में हैं, तो जो हुक्मरान होता है वो बड़ा धीमा होता है, वो सर झुका के चलता है। तो मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने जो आपने कहा, मुशाहिदुल्लाह खान ने तो सिर्फ अभी डायलॉग का शेर पढ़ा था कि हुक्मरान हो गए कमीने लोग। मैं समझता हूं अगर ये थोड़ा अपना रवैया बेहतर करे, दिल बड़ा करे, एहसाब करना है सबका कर ले, सबका कर ले, अपने वज़रा मुशीरों के सबसे बड़ी जो लिस्ट है इस वक्त नेब में वो PTI की है। और जो NRO इन्होंने देकर जो करप्ट लोग हैं जो माजी में 70 साल से इस मुल्क में लूट रहे हैं वो इस वक्त सब PTI में है, ना नून में ना पीपल्स पार्टी में, उनकी तादाद भी PTI में। तो उनको निकाल के बाहर करें, उनका एहसाब करें, उनसे रिजाइन ले ले, तो हम भी कहेंगे कि यार ऐसा सबका हो रहा है। बड़ा बैरमन साहब, इस वक्त खेलदार साहब ने बहुत जबरदस्त और जम के जो है आपकी पार्टी का दिफा किया नैब के हवाले से। 2 सवाल है, पहले तो ये क्या आपस में कुछ बातचीत शुरू हो गई आप लोगों की, नंबर 1। नंबर 2, क्या नैब के कवानीन में तब्दीली के हवाले से पीपल्स पार्टी नून लीग का साथ देगी, उसके साथ खड़ी होगी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने हमेशा 1988 से लेके जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इलेक्शन का ऐलान हुआ तो आपको भी मालूम है और याद भी है कि नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान साहब मरहूम की, वली खान बाबा की और मौलाना फजलुर्रहमान साहब के ख़िलाफ़ शहीद बीबी ने अपने कैंडिडेट्स को खड़े नहीं किए और जवाज़ बीबी ने स्टेटमेंट ये दी कि अगर ये लोग आ जाते हैं पार्लियामान में तो इससे पार्लियामान मजबूत होगी। जहाँ तक जो आपने नैब के बारे में बात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप 2008 के इलेक्शन में जब पीपल्स पार्टी बरसरदार आई तो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कंसेंसस का नारा लगाया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को कहा कि आए हम सब मिल के इस मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे, और निकाला चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चाहे वो 1988 हो, चाहे 2008 हो, 2013 हो और अभी 2018 के नतीजे में जो जेली मैंडेट के जरिए सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आए हैं, आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन बिल्स को सपोर्ट करेंगे जो मुल्क, कौम और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए मुफीद हो। हम चाहते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत आगे बढ़े, ये अपनी मुद्दत पूरी करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक 5 महीनों में ऐसा बिल पेश नहीं किया, ऐसा बिल नहीं लाया जिसमें गरीब अवाम सस्ता आटा खरीदे, सस्ते दाल खरीद ले, बिजली सस्ती खरीद ले। अभी मतलब कि देखिए बात यह है कि मौजूदा हुकूमत के सामने एक टारगेट था, वो ये था कि दोनों जमातें, बड़ी जमातें अपोजिशन में इस हुकूमत को टाइम देना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने इस मौके से फ़ायदा नहीं लिया, बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के नाम को बदनाम करने की नाकाम कोशिश की और वहां पर बैठ के पाकिस्तान को करप्ट मुल्क कहा। तो मैं समझता हूं कि आज ज़रूर फ़हीम खान साहब से जरा मैं व्यू लेना चाहूंगा। फ़हीम साहब, 2 चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि आज बिजनेस रिकॉर्डर में एक खबर लगी है नैब के हवाले से कि नैब ने सप्लीमेंट्री ग्रांट 75 करोड़ की जो है वो मांगी अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज को, सरगर्मियों को जारी रखने के लिए। और चेयरमैन नैब के हवाले से यह भी कहा गया कि उनका कहना है कि जब हम किसी हुकूमती शख्सियत के ऊपर हाथ डालते हैं तो हमारे फंड्स जो है वो रुक जाते हैं। ये बिजनेस रिकॉर्डर में आज की खबर है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? और दूसरा सवाल ये कि नैब के कवानीन से क्या आपकी पार्टी भी जो है उसको तब्दीली करना चाहती है? कुछ प्राइम मिनिस्टर भी गालिबन कई एक जगहों पे खुश नहीं है उससे।
देखिए जी, पहले तो मैं अपने कुलीग केहलदास कोहिस्तानी साहब के सवाल का जवाब दूंगा जो उन्होंने कहा। देखिए जी, बाबर अवान साहब ने इस्तीफ़ा दिया, आज़म खान स्वाति साहब ने इस्तीफ़ा दिया। आप मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने दिए इस्तीफ़े। एग्जाम्पल इन्होंने कहा कायम करे तो फिर मुराद अली शाह भी देंगे, तो एग्जाम्पल कायम हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाबर अवान साहब का आजम सवाती साहब का तो देखिए लिया गया, उनके पास ऑप्शन क्या था इस चीज को? सर बात ये कि नहीं इस्तीफा बात ये कि आजम स्वाति ने दिया। मतलब आप सुने सर, इल्जाम पे आपने इस्तीफा दिया हो तो आप बात करें। बात ये है कि JIT एक बनी, वो भी एक JIT थी और ये भी एक JIT है, ये भी तो JIT है, तो इसको नहीं मान रहे। इसको भी मुराद अली शाह साहब के हवाले से नहीं था, वो आगे कोर्ट्स में भी गया, बाकायदा पूरी उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही थी। सर बात मतलब दिया तो उन्होंने नहीं ना, बात ये किसी ने लिया थोड़ी, उससे पहले उन्होंने दे दिया, तो एग्जाम्पल कायम की। चले बाबर अवान साहब को आप देख ले, बाबर अवान साहब ने दिया, ठीक है जी, एग्जाम्पल तो कायम हो गई। आगे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को भी चाहिए जो सिंध के हैं, वो भी इस्तीफा दे, ठीक है जी, वो भी एग्जाम्पल कायम करे। सिर्फ तहरीक इंसाफ ही जब से ये कर रही है, इमरान साहब को रिजाइन देना चाहिए। सिंपल एक चीज बताए सर, सिंपल एक चीज बताए सर, उस JIT की आप किस उसके ऊपर इस्तीफा मुझे सिंपल एक चीज बताया सर, मुझे सिंपल एक चीज बताया, गोला गंडे वाले के अकाउंट से पैसे नहीं निकल रहे क्या? फालूदे वाले के अकाउंट से पैसे नहीं निकल रहे क्या? लड्डू वाले के अकाउंट से पैसे नहीं निकल रहे? इस पे आप अगर निकल रहे हैं तो आप बगैर करोड़ की दाढ़ी में तिनका तो है ना। जहांगीर तरीन के ड्राइवर के बैंक से जो पैसे निकले, जहांगीर तरीन के ड्राइवर से, उनको भी बताए ना। यहाँ KP में जो रक्षक ड्राइवर से निकले वो भी बताए ना, और फिर भी सामने ले आए, वो भी पैसे निकले पीपल्स पार्टी के साथ ही जाएंगे। जो KP के रक्षक में से निकले वो भी पीपल्स पार्टी के कोई होगा। खैर बात ये सर जी तारीख है, और जहांगीर तरीन के ड्राइवर से निकले वो भी पीपल्स पार्टी के खाते में डाले। सर जी बात यह है कि सुने, बात ये अगर यहाँ पे नैब की आप बात करते हैं, मुझे बताएं कि एहतिसाब नहीं होना चाहिए क्या? किसी भी चीज़ का एहतिसाब नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि कानून में अमेंडमेंट होनी चाहिए, चाहे वो नैब का कानून हो चाहे किसी का भी हो, बिल्कुल आप फ्लोर पर है जी, इसको डिस्कशन में लाएं, बिजनेस इसके ऊपर लाएं। इसलिए कहते हैं KPK में नैब जो है वो डिसफंक्शनल हो गया था, इसीलिए इसके ऊपर बात की जाती है और इसीलिए आपसे पूछा भी जा रहा है सर। और मेरे ख्याल से KP के जो एहतिसाब अदालत है उसमें ये एक केस चल रहा है, मेरे ख्याल से कल ही उसमें चलेगा। खैर हम ये कहते हैं, देखिए मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं, अगर किसी भी चीज में तो अमेंडमेंट अगर होनी चाहिए, अमेंडमेंट अगर होनी चाहिए किसी भी कानून में, बिल्कुल हो जाए। हम ये थोड़ी कहते हैं, देखिए बैठ के आप करें, ये नहीं होता कि आप अगर एक इतने अवाम के पैसे से आप एक सेशन कॉल करते हैं, उस सेशन में सिर्फ क्या होता है, नैब में यूं हुआ, नैब ने यूं किया, नैब में जेल है, नैब में पानी नहीं, मतलब ये क्या, व्हाट इज दिस? अगर आपने कुछ करना है, आप अदालतों में आप जाते हैं, पेश होते हैं, आप वहां पे बताएं नैब में ये जुल्म है। उसके बाद साद रफीक साहब आए, एक लीडर बुराई करता है नैब की, साद रफीक आए, साद रफीक कह रहे नहीं जी नैब का सिस्टम बहुत बेहतर हो गया है, पहले से अच्छा हो गया है, ये क्रेडिट हमें, मतलब क्या हो रहा है? मुझे बताए पूरा सेशन इसमें निकल जाता है, इसलिए सेशन कॉल होते हैं। मुझे पाकिस्तान की आवाम ने आप लोगों को लेजिस्लेशन के लिए मुंतखब किया था कि अवामी मसाइल पे जाके आप लोग जो है वो बात बताएं कि अभी तक तो आपने कमेटीज वगैरह भी नहीं। जी सर, असेंबली में आके करें सर, हम ये कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे असेंबली में आके तकरीरें करें कि मेरे साथ ये हो रहा है और यूं ऐसा। सिंपल सी बात है सर, आपको अगर कोई इशू है, आप असेंबली में बिल लेकर आए, आप अमेंडमेंट लेकर आए, आप रेजोल्यूशन लेकर आए, आप लाए तो सही कोई चीज। इमरान साहब शहबाज शरीफ साहब की आप पहली स्पीच देखें, अपोजिशन लीडर था, उन्होंने इनको ऑफर दिया कि चलो तलखियाँ हैं, हमारे ताल्लुकात जो भी है, मगर इस मुल्क के जो इस वक्त हालात हैं, आओ चार्टर इकानमी करें। उसके बाद क्या किया कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं 50 लोगों को मैं जेल में डालूंगा, फिर शहबाज शरीफ साहब को जेल भेज दिया। ये इनकी हालत है। एक शख्स कहता है इस मुल्क के लिए आओ चार्टर ऑफ इकानमी करें, उसका जवाब उन्होंने क्या दिया। उसके बाद जब भी हम कानून के लिए, इन्होंने एक बिल लाए हैं, ये
4 महीने में एक बिल भी पेश नहीं किया। ये कानून साजी नहीं करना चाहते हैं, ये अवामी इश्यूज पे बात नहीं करना चाहते हैं, ये बिजली पे बात करना नहीं चाहते। हम अगर बोलते हैं ये सारा, जैसे वाडा साहब की आपने गुफ्तगू सुनी कि ये PMLN पे खाते में डाल रहा है, भाई आप सारी चीजें तो आप किस चीज के लिए आए हैं? आप अपना काम करें। जब आप अपोजिशन आपको कह रही है, जैसे भाई ने कहा कि हम इनको ऑफर दे रहे हैं कि आपको 5 साल है, ये बोलते नहीं हमारे पास 100 दिन है। अगर इनको काम करना है तो ये पार्लियामेंट में आके उनको इज्जत दे, उनको संजीदा समझे। अभी PAC का चेयरमैन हुआ है, तो इन्होंने ऐसा नहीं किया। सर अब मुझे ये बता दीजिए, चलेगा कि अभी तक कमेटियां और उसके बाद जिस चीज के लिए पाकिस्तान की आवाम ने मुंतखब करके भेजा वो सब चीजें कहां हैं, किस तरीके से चलेगा? वेरी शॉर्ट ब्रीफ में चाहूंगा। देखें, ये काम है ट्रेजरी बेंचों का। हम अपोजिशन इस वक्त जो बात कर रही है वो एक जिम्मेवारी से कर रही है, वो ट्रेजरी बन के कर रही है, मगर जो अपोजिशन है वो जो ट्रेजरी है वो अपोजिशन में बैठी हुई, वो बात कंटेनर से उतर ही नहीं है। जो इंट्रो में आपने कहा, जिस दिन ये कंटेनर से उतर के ये फील करेंगे कि हाँ हमें हुकूमत मिल गई, हम इस मुल्क के हुक्मरान है, ये बनेगी तो तब कानून साजी होगी। हम उसके लिए तैयार है। हम ट्रेजरी बेंच से पूछते हैं, फहीम खान साहब बताएं कि कब कानून साजी शुरू हो जाएगी, आइंदा इजलास वगैरह में? आप सर बात है कानून साजी, मेरे दोस्त ने कहा बात यह है कि पहले ये प्रोडक्शन ऑर्डर के पीछे लगे रहे, उसके बाद ये जो कमेटियां बनी इनकी वजह से, क्योंकि हमने सुने हमने सबको साथ लेके, मसला पता है क्या है? मसला ये सिर्फ एक इशू नहीं है ना सर, प्रोडक्शन ऑर्डर करें कर दीजिए जी, PAC का चेयरमैन बनाए कर दिए जी, उसके बाद अपनी मन मानाइयां जो हमें चाहिए वो कमेटियां में चाहिए, उसकी सरबराही चाहिए, चेयरमैनशिप चाहिए। बात यह कि करने दें, हम कर रहे हैं हम, क्योंकि अगर इनको साथ लेके ना चलते हम कब की कमेटियां बना लेते। खैर कमेटियां 2 तो बन चुकी है और इंशाल्लाह मजीद इस सेशन में अल्लाह ने चाहा। साहब लास्ट वर्ड्स आपसे मैं चाहूंगा, कंक्लूड कीजिएगा। बात सुने, PTI की हुकूमत या PTI की जो सोच है वो ये नहीं है कि कोई कानून साजी करे या ऐसे बिल या ऐसी डिसीजन सामने रख ले जिससे पाकिस्तानी कौम का भी फायदा हो और पाकिस्तान का भी फायदा हो। इसलिए कि जब ये पार्लियामान में आते हैं और गाली से शुरू हो करके गाली पे ख़त्म करते हैं, तो फिर इनकी सोच से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी भी वक्त है कि ये आगे बढ़े, मुल्क के लिए सोचे। हम पार्लियामान में उनको सपोर्ट करने के लिए आप का बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि ज़ाहिर कि जो बात है वो और नाज़रीन, जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे कि तर्जुमान पाक फौज का पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के बारे में क्या कहना है, ये आपको जरा सुनाते हैं और इसके बाद हमें आपसे आप इजाज़त दें। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी।